हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी 1950 से 1965 के दौर में लिखी गई आज के सर्वाधिक सशक्त और लोकप्रिय कथाकार कमलेश्वर की सर्वश्रेष्ठ आंचलिक कहानियों में से एक कहानी है राजा निर्बंसिया। ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित ये कहानी कहीं बहुत गहरे मन को छू लेती है। तो शुरू करते हैं कहानी राजा निर्बंसिया। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज करते देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और मुख से सुख से रानी के साथ महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत कटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के एक से घर थे, इसलिए बराबरी भी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी साल पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदाई नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भांवर तक तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ ही गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलियां लेकर घर की चाबियां उसे सौंप दी। गृहस्थी का सुख 4 समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियाँ दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड प्यार से पाला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दें। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह जगपति की देखभाल उसे सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई।
एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वह गोद में न खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घरों में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापन बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में वह शांत शीतलता जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारों की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कुल्ले में समाकर रह गई। चंदा रोती कलपती मनोतियाँ मानती जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे दिन वहां से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की ज़रूरत होती पहुंचा देते, पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डी चटक गई थी और कुल्ले में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव हो गया था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों को लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों के लिए सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था, उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज़ थी। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। 6 माह से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग पर घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घरवाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात भी करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस से उसके हाथ काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कर्रा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा
मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बचन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहों, कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था, फोड़ों को पके आम सा दाब देता था, खाल को आलू सा छील देता था, उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे ये कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। ये बेपरवाही तो चीख और कर्राहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों और हथेलियों और पोरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कुल्ले का घाव कुछ दिन ज़रूर लेगा। अच्छे से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, उनमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बताना। रही दवाइयाँ सो कहीं न कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे। शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा, देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ गया। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति अनमने स्वर में बोला। कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोड का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेट रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा था, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, उस सब के ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो जैसे ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमसे लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ता था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के
मुख पर बिखरी हुई पीड़ा जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया है, उसी से आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन ही कमजोरी को दाब गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता हूँ, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी करा दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दरवाजे की ओर चली गई, जहाँ बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और ये भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दरवाजे में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दरवाजों की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता जाता है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जवान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित करा दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास आकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती, दूसरे क्षण मुक्त कर देती। दरवाजे का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक कर्राह की आवाज़ दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, ये कड़ा तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही हो? चंदा चुप, और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी वह ये काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी, जिसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे हुए लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी, उनमें झांकते हुए, पर अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी। बच्चन सिंह दरवाजे दवा खाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी। सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दरवाजे का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरीह था। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक थी। रानी मंत्री के साथ जब निराश लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर
राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रही कि उनके कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उससे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे क्षण उसका दिल अथक भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छिपे राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। 15-20 रोज बाद जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा भरना शुरू हो जाता है, पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरई फिंक रही थी, जिसके दराजदार दरवाज़ों ने लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंदी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खटका तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरौठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ होगा नहीं। न तेल न कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया। चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कान में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में वह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और खिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसकी चारों ओर एक मोहक भयावह ना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें बार बार कोई झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष, और जिसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात में बहुत बड़े, डरावने, भयानक हो गए। उनमें लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर, और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर गिग्गी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट के
पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे। जगपति को आंखों की ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गुब्बारे वालों की सी महक, दूध की कचाइंद और शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोएं रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बिरोनियाँ, और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखड़ी से पतले पतले होठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उन पर लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी अंगुलियों से टकराई। वह जैसे होश में आ गया हो। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर को नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह वहीं ज़मीन पर बैठ गया और उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो उसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथ के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे, और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज करा रही थी, वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ की कड़े बेच दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वह कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए। बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छिपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों किया? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो आया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का सा ढांचा रह गया है, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दें, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसे ऐसा ऐसी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा के से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया था। वह सोचता आखिर चंदा क्या कर रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह ये अन्याय कैसे करे? उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार पर ढांपेगा? और वह इन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, जो चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों जाकर एक पैसा बचाते हैं, एक एक की मसाले की पुड़िया बांध कर बंधवा कर 11-12 पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें करते सौदा कर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से
दो जगह बंधवाते हैं, भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं, शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया, पर वह भीतर वाले दरवाजे पर पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें संभालते समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर गुस्साए, इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर की ओर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से कोई जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे ये बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिसने कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी तो जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता रहता। बच्चन सिंह के साथ जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताओं को उसकी निगाहों के सामने उभरने लगी। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार। ये माना उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर है, शरीर का पिंजरा है, जो कुछ मांगता है कुछ और वह सोचता है ये कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही बिल्कुल सही है, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना न छोड़े, जिसमें वह शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्राकृत आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है,
काम ही जिसकी आस है वह सिर्फ काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण और जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। तक टंग गया टाल की ज़मीन पर। लक्ष्मी पूजन भी हो गया, हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों का इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहाँ गिरवा दिया गया। गांठें एक और रखी गई, सेलों का चट्टा करीने से लग गया और गुट्टे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह की भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची ज़मीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का कर देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है। फिर इन पर और कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे। तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु से निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेच की एक रस खो खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले के ढलान से तालाब की नीचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रोंदते रहते। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता और उसके थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती, तब दोनों घर की ओर चल देते और घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी लग जाती थी। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बाहर है और तरकारी का स्वाद भी नहीं मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज का। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिरका अगर उन्हें नहीं मिले तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसे लगता था, पर अब ऐसा ज़बान पर चढ़ा है कि, या इन्हें कागज़ की पतली सी रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो भी एक चमचा और परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने के लिए कहती, अरे तुम तो कुछ
तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने वह क्यों खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा देती जाती, पर वह अपने को समझा लेती। कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टालकर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक, ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हों तो कहाँ कहाँ रात का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी हुई पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा खड़ा रहता है, और जिस कब्र पर एक पर्दा नशी औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती। घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, और फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती। कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे धीमे थके और उदास से, और फिर तेज सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। तब रात के तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साएं साएं करते ऊंचे 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 मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकल कर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे हुए सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज़ में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साए तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छिपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना बड़ा दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट आए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दें और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वे टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जागने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के घर हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह ये खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिंकती सुरई रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं से आधी गई रस्सी खींच ली। डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मुलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को,
न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है इसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलछनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मुरझाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानों की गिनती तक नहीं मालूम। ये कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी। अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह ये खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आवाज़ ही थी, आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेकी की लकड़ियां चिरवाई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तो वह एक हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाँह का जोर देखा तो नसें तनी और बाँह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते ही वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिख और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चारों तरफ निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था, आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा हुआ अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े हुए फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमुई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार मसोज उठा और उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, अपनी सांसों की अग्नि में तपा कर एक बार फिर उसे पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम, इधर आ गई चंदा। ये शाप तो अमिट है। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो, अतिशय लज्जित हो। उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा पराये स्वर वहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा भी एक है। हर तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति, पर पथ भ्रष्ट शक्लें, पर आकारहीन। खाना खा लेते। चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया, पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैं बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी मैंने, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए
उसके होंठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा, ये सब मुझे क्या दिखा रही है? बेशरम, बेगैरत! उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले? तब तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूट पड़ा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। आग सुलगाता सा एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर पड़ा और जगपति अपनी हथेली को दूसरी से दबाता खाना छोड़कर कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में, पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह न जा पाता। हिकारत भरी नज़रें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि वह अब पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान है, न मन है, न इच्छा है। वह उस बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर्र कर्र का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लक्ष्यपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बचन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? शकुरे, बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज़ लगाई। शकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नचाला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भर्ती तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरियां पेड़ को न छांट दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकुरी ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे ये तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुर्रा जाएंगी। शकुरी ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा। जैसा ठीक समझो तुम, जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई, शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्चे सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा प्रदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर उसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने ये सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई, पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक
उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठा, तो पगडंडी से गुजरते हुए मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों में मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों ही है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब, बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रहा। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने? क्या? कहने को तो जगपति कह गया, पर उससे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बात को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वो चंदा को बिठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे की शर्म लिहाज अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा। हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वह उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचते देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास के से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुल बोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची बोझाइयाँ बैठक में जमा थी और चंदा की ही चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोंठे में अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का जहर बुझा तीर, आ गए राजा निर्वंशिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा के लड़का हुआ है। वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा ये सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो ये सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जाने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर। नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता तो लगता, पर नहीं। वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता
फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोए पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए, कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो उसने बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो ये सब कैसे चलता? काम, पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकूरे के शब्द, वे शब्द उसके कानों में गूंज गए। हरा होने से क्या उकट तो गया है, वह स्वयं भी तो एक उकटा हुआ पेड़ है। न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राजा के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राज भर में अगले उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे नहीं मारा है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई। पर ये थी लोकप्रिय कथाकार कमलेश्वर की आंचलिक कहानियों में से एक कहानी, राजा निर्बंसिया। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।